ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो नंबर सिस्टम चल रहा था अपना ना। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे, हमने कहाँ तक पढ़ा था? सहभाज्य संख्याओं तक। सहभाज्य संख्याओं से आगे संख्याएं आती है परिमेय संख्याएं। क्या आती हैं? परिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कौन सा नंबर है? 7वां। हमने 6 नंबर तक पढ़ ली थी सहभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्या को देखना सबसे पहले। परिमेय संख्या का जन्म हुआ किससे? परिमेय संख्या का जन्म हुआ था भिन्न से। किससे हुआ था? भिन्न से। और भिन्न का जन्म किससे हुआ था? अनुपात से। किससे हुआ था? अनुपात से। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशियो। और भिन्न को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। ठीक है। तो अनुपात में किसी हम संख्या को 1:2 में लिख सकते हैं। ठीक है। किस में लिख सकते हैं? 1:2 में। फ्रैक्शन में इसको 1/2 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या में भी इसको 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन इसको p के रूप में और इसको q के रूप में। जो इसका अंश होता है उसको p के रूप में, और जो हर होता है वो q के रूप में। अगर याद ना रहे तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है। क्या होता है? और नीचे वाला क्या होता है? हर। अगर आपको नहीं पता लगे तो ANR में सबसे ऊपर a आता है, इसका मतलब अंश, और ANR में सबसे नीचे है आता है, इसका मतलब हर। ठीक है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। तो सबसे पहले परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? परिभाषा देखो क्या बनेगी इसकी। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p व q पूर्णांक हैं। क्या है? p व q क्या है? पूर्णांक हैं। एवं ये बताओ क्यों नॉट इक्वल टू 0? मतलब जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होता। जैसे उदाहरण में हम क्या कह सकते हैं? उदाहरण में हम कह सकते हैं कि मैंने कहा 5। क्या कहा? 5। 5 परिमेय संख्या है या नहीं है? कैसे पता करेंगे? 5 के बटे में 1 मान सकते हैं? नहीं मान सकते? क्या 2 मान सकते हैं? क्या नहीं मान सकते? तो 5 को p के रूप में लिख सकते हैं और 1 को q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वही तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अगर आपने माना 0, क्या माना? 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? 0 के बटे में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी मान सकते हो। किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। क्योंकि उसने कहा है क्यों नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं आ सकता कभी भी। तो इसके बटे में अगर आप 0 मानोगे, मान लो, तो 0 में 0 का भाग देंगे कितना आएगा? 1।
इसका मतलब इनका मान नहीं बदलना चाहिए। अगर 5 में 1 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 में 1 का भाग देने पर कितना आ रहा है, 1 पंजा 5, मतलब जो था ना आंसर में वही आ रहा है, जो परिमेय संख्या थी वही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर 0 हम 0 का भाग दें तो कितना आएगा, 0 एकम 0, इसका मतलब कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आप आगे बात करेंगे 3 की। 3 के बटे में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 3 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। तो ये 3 परिमेय संख्या हो सकती है। मैंने कहा 0 में आप 1 मान सकते हैं, 0 के अलावा बटे में आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी संख्या माननी पड़ती है नीचे कि मतलब इसके अंश पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। बताओ ये यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर p वे क्यों क्या है, पूर्णांक है। आपने पूर्णांक पढ़े होंगे, प्लस में माइनस में होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। मतलब संख्याएं प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो p और q, इसके सामने जो q है ये प्लस में भी हो सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ -5 होता, नीचे हम -1 का भाग देते तो क्या आता, प्लस का 5 आता या माइनस का 5 आता, प्लस का 5। लेकिन हमें -5 चाहिए ऊपर, तो -5 में कितने का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे तो -5 ही आएगा ना। तो इसके अंश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम इसके 5 के बटे में 2 मान सकते हैं कि आप बताओ। 0 में तो आप 0 को छोड़कर बटे में कुछ भी मान सकते हैं, है ना। लेकिन 0 में से किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है। किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है। याद रखना 0 एक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है 0 एक, भाई हमें पता है कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन किसी भी संख्या से मतलब क्या है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो 0 आ रहा है। लेकिन 0 के बटे में 1 0 माना तो 0 संख्या नहीं होती है कभी भी। याद रखना आप ये, ठीक है। शून्य कभी भी संख्या नहीं होती है, ठीक है। शून्य के लग जाने से संख्या बन जाती है, लेकिन शून्य अकेली शून्य संख्या कभी भी नहीं होती। क्लियर है ना ये बात आपको, ठीक है। आज याद रखना आज से कि शून्य जो होता है वो संख्या नहीं होती, क्योंकि शून्य हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है, 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है, बिल्कुल 0 ही आता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, लेकिन 0 में 0 का भाग देने पर 1 आता है। बैठी बात समझ में नहीं बैठी, यहाँ तक नोट करो आप। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी परिमेय संख्याएं, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सबसे पहली परिमेय संख्या आती है, पहली आती है वर्गमूल परिमेय संख्या। कौन सी आती है, वर्गमूल परिमेय संख्या। ठीक है। सेकंड आती है दशमलव परिमेय संख्या। दशमलव परिमेय संख्या। वर्गमूल परिमेय संख्याएं देखो कैसी कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा हो जाता है। क्या जाता है, पूरा पूरा होता है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वर्गमूल परिमेय संख्याएं कहते हैं।
जैसे √25 इसका वर्गमूल कितना होता है 5, और 5 में आप 1 मान सकते हैं, इसको p के रूप में, इसको q के रूप में। तो जिन संख्याओं को वर्गमूल वाली संख्याओं को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं लास्ट में, तो उन्हें क्या कहते हैं, वर्गमूल परिमेय संख्याएं कहते हैं। एक आती है दशमलव परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं में दशमलव हटने के बाद उनका प्रसार p/q के रूप में लिखा जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दशमलव परिमेय संख्या। उन्हें दशमलव परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0.10, पॉइंट हटने के बाद क्या लगा सकते हैं नीचे 100, ये 0 से 0 कट गई, 1/10 आ गया, इसको p के रूप में, इसको q के रूप में। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, दशमलव परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये वर्गमूल परिमेय संख्याएं और ये क्या है, दशमलव परिमेय संख्याएं। ये दो प्रकार हो गए इनके, कितने प्रकार हो गए, ये दोनों ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब आती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या आती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, देखो पहली डेफिनेशन क्या बनेगी, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, ठीक है, तथा p व q पूर्णांक हों और तो भी उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे मैंने कहा आपसे, ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने आपको कहा कि मैंने आपको अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी मैंने आपको, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 100 के बीच में 25 होती हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं। वो तो मैंने पढ़ाया था 2, और मैंने पढ़ाया था 3, फिर मैंने पढ़ाया 5, फिर पढ़ाया मैंने 7, फिर आपको 11, फिर आपको 13। आप याद रखिए, अगर इनके ऊपर अंडर रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो आप मुझे बताएं कि ये संख्याएं क्या बन गई, अब अपरिमेय बन गई। ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, ये सारी क्या बन गई,
ये मैंने अब इस पर रूट लगाने से क्या बन गई है, ये बन गई ए परिमेय। क्या बन गई? ठीक है। अभाज्य संख्याओं से उत्पन्न ए परिमेय क्या बनी है? ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आता है इसमें, देखना, भाज्य संख्याओं से उत्पन्न, भाज्य संख्याओं से उत्पन्न ए परिमेय संख्याएं। कैसे? मैंने एक फैक्टर लिखा, बंद कर दूं, भाज्य संख्या से उत्पन्न ए परिमेय संख्या। ठीक है। जैसे मैंने लिखा √24, कितना लिखा, या मैंने लिखा 24। 24 तो वैसे ऑटोमेटिक भाज्य संख्या है ना। तो इसका फैक्टर क्या बना, देखो इसका फैक्टर आप करेंगे तो 6 चौक 24 बनेगा या 8 6 24 बनेगा। इसके फैक्टर क्या बनेंगे बताओ? ये तो भाज्य संख्या है ना वैसे ऑटोमेटिक। अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूं, क्या लगा दूं? अंडर रूट लगा दूं। क्या लगा दूं? तो देखना 4 गुणा में 4 6 24 कितना है? क्या गए? 24 आ गए ना। अब मैं इसके ऊपर रूट लगा रहा हूँ, देखना ये भाज्य संख्या है, इसके ऊपर अंडर रूट लगाने से बनी संख्या भाज्य संख्या, ए परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? और रूट 6 का कुछ होता है क्या, आप बताओ? नहीं होता ना। तो एक संख्या 2 तो क्या आ गई इसमें? परिमेय 2 क्या आ गई, और रूट 6 क्या है? ए परिमेय। क्या आ गई? ए परिमेय। तो याद रखना, परिमेय को जब ए परिमेय से गुणा करते हैं तो वो भी संख्या क्या आती है? ए परिमेय। तो एक परिमेय और एक ए परिमेय का गुणा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ परिमेय का अगर ए परिमेय से गुणा हो, परिमेय का क्या हो? ए परिमेय से क्या हो? गुणा हो, तो वो संख्या भी क्या कहलाती है? ए परिमेय ही कहलाती है। ठीक है। अगर मैं कहूँ, पहला पॉइंट तो यह है, नोट में लिख लेना आप इनको। ठीक है। दूसरा, अगर मैं परिमेय को, परिमेय संख्या को किससे करूं? भाग दे दूं। किसका? ए परिमेय का। किसका दे दूं? ए परिमेय का। तो आप मुझे बताएं कि ये भी संख्या क्या होती है? ए परिमेय होती है। ठीक है। तीसरी बात क्या है, अगर मैं परिमेय में क्या कर दूं, मैं अगर जोड़ दूं, क्या? ए परिमेय जोड़ दूं, तो वो भी संख्या क्या होती है? ए परिमेय ही ठीक है। चौथा, अगर मैं क्या कर दूं, परिमेय में से अगर मैं ए परिमेय को घटा दूं तो उसे भी क्या कहेंगे अपन? ए परिमेय संख्या कहते हैं। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक ए परिमेय संख्या है। ठीक है। तो 2 के ऊपर रूट लग गया। तो यहाँ तक देखना, मैं आपको ऊपर समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से होती हैं ए परिमेय संख्याएं। ठीक है। ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 2 में किसका, परिमेय में ए परिमेय का भाग दे दूँ तो ए परिमेय यही है। तो ये भी संख्या क्या होती है बताओ? ए परिमेय होती है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 में, ये 2 क्या है? परिमेय है, और √3 क्या है? ए परिमेय। तो परिमेय में क्या जोड़ दिया मैंने? तो ये भी संख्या क्या होती है? ए परिमेय। आपने सुना होगा 3 - √2
3 क्या है परिमेय और √2 क्या है अपरिमेय। तो परिमेय में से अपरिमेय घटा दूं तो वो भी संख्या क्या होती है अपरिमेय। ठीक है, अगर मैं परिमेय को परिमेय को अगर अपरिमेय से गुणा कर दूं तो वो भी संख्या क्या होती है अपरिमेय ही होती है। अब खास बात यह है कि अगर मैं अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर दूं, किसको अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर दूं तो वो संख्या क्या होती है अपरिमेय को मैं किससे अपरिमेय से गुणा कर दूं तो वो संख्या क्या आती है, वो आती है केवल परिमेय। क्या आती है, क्यों आती है मैं आपको समझा देता हूं। √3 क्या है √3 है तो ये क्या है अपरिमेय, और एक मैंने ले लिया एक दूसरी √3 तो ये क्या आ जाएगी केवल 3 आ गई। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, ये अपरिमेय है और ये भी क्या है, तो ये क्या ये कंडीशन तो आ गई इसमें 3 मतलब परिमेय आ गई ना ये। लेकिन एक बात याद सुनना, ये अपरिमेय है और ये क्या है ये भी तो अपरिमेय है, लेकिन अब क्या आई ये अपरिमेय आई। तो याद रखना अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। तो आप समझ गए ना भाई, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा किया तो परिमेय आ गई, लेकिन अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा किया तो क्या आ गई अपरिमेय भी आ गई। तो याद रखना अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो परिमेय भी आ सकती है। और क्लियर है ना आपको। अब बात आती है किसकी, परिमेय की और गुणा में परिमेय की। तो याद रखना यहीं लिख देता हूं, परिमेय को किससे अगर परिमेय से गुणा करते हैं तो क्या आती है परिमेय ही आएगी। क्या आएगी परिमेय। कैसे आएगी मैं आपको यहां समझा देता हूं। आपने लिखा 3 गुणा में 3 तो 9 आई कि नहीं आई, ठीक है। आपने लिखा 0.9 गुणा में 0.9 क्या आई 0.81 आई, और पॉइंट हटाया नीचे क्या लग गया 100, 81/100। इसको आप पी के रूप में लिख सकते हैं, इसको आप क्यों के रूप में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होती है परिमेय को परिमेय से गुणा करना, परिमेय को परिमेय से गुणा करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपकी क्या है अपरिमेय संख्या भी कंप्लीट हुई है। अब आती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या आती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से पहले एक नोट लिखना है आपको। वो नोट क्या है, वो नोट ये है, पाई होता है ना, पाई, पाई ग्रीक भाषा का वर्ड होता है। किसका होता है, ग्रीक भाषा होती है, जैसे हिंदी इंग्लिश होती है, ग्रीक भाषा का क्या है शब्द है। ठीक है, और ये क्या होती है पाई, एक क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या। आपको मैं लिखवाना भूल गया था, पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और अब आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, परिमेय के और अपरिमेय के परिवार को क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या वे अपरिमेय संख्या के परिवार को, किसको अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा √5, मैंने लिखा √3, मैंने लिखा √2, फिर लिखा √7,
फिर लिखा पाई, फिर लिखा 5, फिर लिखा 3, फिर लिखा 2, फिर लिखा 8, फिर लिखा 5, फिर लिखा 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर लिखा 3 माइनस अंडर रूट 2। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। परिमेय में और अपरिमेय में क्या आती हैं? जितनी भी आती हैं सारी क्या आती हैं? वास्तविक संख्याएं आती हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव कौन सा नंबर है इस वास्तविक संख्याओं का? नवा नंबर है ना, और अपरिमेय का 8वां था, डाल लेना उस पर। वास्तविक संख्याओं का क्या है? दशमलव प्रसार है। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रकार 2 प्रकार से होता है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? एक तो होता है इसमें शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है अशांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? पहला यहां शांत दशमलव प्रसार। एक होता है, ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? एक तो होता है बिना भाग दिए। आप लिख सकते हैं एक तो भाग दिए और एक बिना भाग दिए हुए। ठीक है? शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में भाग प्रक्रिया, किसके बाद? दशमलव के बाद समाप्त हो जाती है। क्या जाती है? समाप्त हो जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। जिन संख्याओं में भाग प्रक्रिया किसके बाद? दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। जैसे भाग दिए हुए का पहला है ये और ये दूसरा है। ठीक है? किस प्रकार से है देखो, भाग दिए हुए तो कैसे है? जैसे मैं इससे बता रहा हूँ आपको, पहला इससे, जैसे मैंने लिखा 8 में मैंने 5 का भाग दिया। 8 में किसका भाग दिया? तो आप इसको सवाल को समझना, देखना 8/5, 8 में 5 का भाग दे दिया आपने। 5 एकम 5, 8 में से 5 गए कितना? 3। भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाकर क्या लगा सकते हैं? 0। 5 6 30। कितना आ गया इसका आंसर? 1.6। ये तो था भाग देकर, ये तो क्या था? और बिना भाग में देखना कैसे होगा।
बिना भाग दिए हुए, बिना भाग के कैसे कर सकते हैं? देखना इसमें किस थोड़ा सा लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये बात आती है इस पर, अंश पर और हर पर। किस पर आती है? अंश के तो फैक्टर कुछ भी हो, अंश के फैक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, अंश के फैक्टर समय, लेकिन जो हर में फैक्टर होंगे ना, क्या होंगे? हर में फैक्टर होंगे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में। अब यही फैक्टर क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट का मतलब होता है क्या? पॉइंट का मतलब होता है बटा में से, मान लो मैंने 0.5 लिखा, तो 0.5 का मतलब क्या होगा? पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लगेगा? 10 लगेगा, नहीं लगेगा? और 10 का फैक्टर होता है 2 गुणा में 5, 2 पंच 10, क्या होता है? 2 पंच। हमें किससे मतलब है? दशमलव प्रसार पॉइंट से मतलब है। तो पॉइंट किससे आती है? पॉइंट किससे आती है? देखो अब 2 की घात, इसमें n भी हो सकता है, फैक्टर n मतलब कुछ भी फैक्टर हो, और 5 का m का मतलब यहाँ भी कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब आप देखना यहाँ पर, देखो जैसे मैंने लिखा, मैंने 8/5 लिखा था ना, ठीक है? ये किससे है पता है? ये बिना भाग दिए हुए, तो 8 लिख रहा है ऊपर, इसको तो आप छेड़ना नहीं है, आपको 8 को आपको नहीं छेड़ना है। और आप क्या करोगे? 5 है ना, 5 की घात कितनी है? 1 है मान लो, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2, हमको 2 बनाना है ना, 2, 5 की 1 तो है, 2 की घात 1 से ऊपर भी गुना करेंगे और 2 की घात 1 से नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि इसको इस हम काट भी सकते हैं, काट सकते हैं नहीं काट सकते बताओ? तो हम 2 की घात 1 को ऊपर भी गुना करेंगे, 2 की घात 1 को हम नीचे भी गुना करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये तो देखना 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2 ही होता है ना, और 5 की घात 1 का मतलब 5, और 2 की घात 1 का मतलब 2। 5 दूनी कितना आ गया? 10, और 8 दूनी 1, 0 का मतलब है 1 के बाद पॉइंट, मतलब 1.6 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने 10/4, 10 को आप ऐसे कैसे लिख दो, और 4 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 की घात 2, 2 की घात, और ऊपर देखना गुणा में हम क्या कर सकते हैं? 5 की घात 2 से ऊपर भी गुना, और 5 की घात 2 को नीचे भी गुना, ऊपर नीचे गुना करना है। अगर ये 2 की घात 2 है तो 5 की घात 2 और 5 की घात 2 नीचे भी और ऊपर से भी गुना करना है, ठीक है? 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, कितना होता है? 25 बटा में, इसका मतलब कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? इससे ये काट दो, 1 10 है मतलब इसका मतलब कितना होगा? 2.5, 1 0 का मतलब 1 के बाद पॉइंट लगता है ना, तो ये 2.5 आ गया। ये तो बिना भाग दिए हुए था, क्या? शांत दशमलव प्रसार। अब भाग देकर भी हम शांत दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 10 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगाई 0, और 4 पंच क्या आ गया? 20। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया ना? तो अब आता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या आता है? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है अशांत आवर्ती, और एक आता है अशांत अनावर्ती, ठीक है? अशांत आवर्ती को बोलते हैं, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग। एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। किस प्रकार से? मैंने लिखा कि 0.2 के बाद 2 2 2 इस प्रकार से आ गया,
तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 0.2 के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पर एक ही संख्या की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। एक संख्या इस प्रकार से भाग भी खत्म नहीं हो रहा है ना, और ये चल रहा है। तो अशांत अनावर्ती में क्या होता है, 0.2, 3, 5, 7, 9, 10, ये जो भी आ रहा है ना, ये इस तरीके से खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, अंत नहीं है। तो अशांत की बात करेंगे पहले। अशांत, अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर दशमलव के बाद भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जब दशमलव प्रसार जब खत्म नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं आपको, ऊपर अंश में चाहे 5 और 2 कुछ भी हो, 52, 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अगर 3 आ गया, अगर केवल 2 की घात 2 रहता और 5 की घात 2 रहता, या 2 की घात 2 या 5 की घात 2 दोनों रहते, तो भाग खत्म हो जाता, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 की घात 2 और 3 की घात 2, तो ये भाग प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है। ये 52 है, मैंने 52 लिखा, और 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है। ये 52 बटा क्या है, 36 है। जब आप इसको काटोगे 2 से तो 26 आएगा, इसका आएगा 18, इसका आएगा 13, इसका आएगा 9। आप 13 में 9 का जब भाग देंगे तो 2, 9 एकम 9, 13 में से 9 गए 4, पॉइंट लगाए 0, 9 चक 36, 4 बचा, पॉइंट लगाए 0, 9 चक 36, फिर 4, 9 चक 36, पॉइंट लगाए 0, 9 चक 36, फिर उसके बाद 9 चक 36, पॉइंट लग रही 0, 9 चक 36। ये भाग इस तरीके से क्या होता जाएगा, तो 1.4 की घात बार लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या, अशांत आवर्ती। क्या है, क्योंकि एक संख्या की क्या हो रही है, आवर्ती आ रही है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अशांत और शांत का आपको पहचानना कैसे है। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे, अब देखना है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 51 बटा में 3 गुणा 5। ठीक है, पहला आपको बताना है शांत है या अशांत है। सेकंड लिखा मैंने 30 बटा में 3 गुणा में 8। फिर तीसरा लिखा मैंने 4 बटा में 5 गुणा में 2। फिर लिखा आपने चौथा 70 बटा में 25 गुणा में यहाँ पर लिखा 8। फिर लिखा मैंने पांचवा 31 बटा में 2 की घात 3 इंटू 7 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, छठा लिखा 7 इंटू 9 बटा में 8 गुणा में 5। फिर लिखा मैंने सातवां सवाल 8 इंटू में 2 बटा में 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 7। फिर लिखा आठवां सवाल 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 बटा में 100। 9 बटा लिखा, नवा सवाल लिखा 9 बटा में 9 और बटा में 3 गुणा में 7 इंटू में 5। एक 10वां सवाल लिखा 8 गुणा में 9 बटा में 7 गुणा में 9। ठीक है, आप बताएं कि इनमें से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। मैं आपको पहचानना बता रहा हूँ, कैसे पहचानेंगे। अंश में चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। 51 है, लेकिन 3 पंच कितना है, 15। ये क्या होगा बताओ, इसमें 3 फैक्टर आ गया तो ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है, पहचान लिया। नीचे क्या आएगा, ये भी क्या आएगा,
ए शांत आएगा, क्योंकि हमने सेकंडों में पहचानना सीख लिया। नीचे क्या आएगा, 100% क्या आएगा, या तो 5 है या 2 है, या केवल अकेला अगर 5 भी है अकेला 2 है तो भी वो क्या होगा, शांत। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या आएगा, ये क्या आएगा, 5 की घात 2 और 2 की घात 3, तो ये क्या आएगा, शांत आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसकी बताओ ये क्या आएगा, ये ए शांत आएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 2 की घात 3 है, 5 की घात 2, इनसे कोई मतलब नहीं, 2 और 5 होना चाहिए। हम 5 की घात 3 तो बना लेंगे, क्योंकि एक 5 की घात 1 से और 5 की घात 1 से अगर गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 5 की घात 3 बन जाएगी ऊपर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, इसमें 7 आ गया ना, इसमें ये शांत, इसलिए ये क्या है, शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 की घात 3 है। देखो 2 की घात 3 का मतलब भी तो 8 ही होता है, और 5 है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, शांत है, और ये भी क्या है, शांत। अगर 0 0 आ गए तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, ये ए शांत है। क्यों है शांत, क्योंकि 7 आ गया और क्या आ गया, और ये क्या है, ये क्या है, ए शांत। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे अपन इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।